जब से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार की कमान संभाली है, तभी से छत्तीसगढ़िया संस्कृति के गौरव और सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया का भाव जगाने में सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन जब से राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस की तरफ से दोनों बाहर के उम्मीदवार उतारे गए हैं, बीजेपी ने कांग्रेस को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। सबसे पहले पूर्व सीएम रमन सिंह ने इसे छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान बताया। भूपेश बघेल के लिए छत्तीसगढ़िया मान सम्मान और गौरव सिर्फ बातों में ही है। जब नेतृत्व देने की बात आती है तो इधर उधर के राज्यों से नेता आउटसोर्स किए जाते हैं। ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कोई योग्य नेता नहीं है जो राज्यसभा जा सके। यह छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के साथ छल और धोखा है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि छत्तीसगढ़िया गोबर भी नहीं, परदेसिया राज्यसभा जाही, बाकी सब छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मन बोरे बासे खाई। राज्यसभा की 2 सीट खाली हुई है, जिसमें एक अनुसूचित जनजाति के रामाचार्य नेताम थे और दूसरे सीट पिछड़ा वर्ग के। इन दोनों सीटों पर उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ से लोगों का चयन होगा, लेकिन जो स्थिति सामने में है, छत्तीसगढ़ के लोग छले गए हैं। कांग्रेस के द्वारा ही कांग्रेस के लोग छले गए। इधर कांग्रेस नेता इस फैसले को पार्टी का अंदरूनी मसला करार दे रहे हैं, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष सोनिया की उस नसीहत की भी याद दिला रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि ये वक्त पार्टी को कुछ देने का है। हमें भी और सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये उम्मीदें थी कि आदरणीय छाया वर्मा के स्थान पर कोई स्थानीय लोगों को अवसर मिलेगा, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चूँकि राज्यसभा को अपर हाउस माना जाता है, तो हाईकमान और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने जो निर्णय लिया है, हमें ऐसा लगता है कि पार्टी हित में और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो बेहतर है उस प्रकार का निर्णय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो आंतरिक राजनीति है, हमारे हाईकमान का निर्णय है, विपक्ष को इसमें कोई सवाल नहीं करना चाहिए। हाईकमान मुझे लगता है 2024 को टारगेट लेकर लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही है और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, अन्य राज्यों में चुनाव से लोकसभा में जीतना चाहती है। इसीलिए निर्णय लिया है कि जो बड़े लीडर हैं उनको दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीटें जीत सकें। इस तैयारी के साथ हाईकमान ने निर्णय लिया है। जाहिर है पिछले कुछ सालों में छत्तीसगढ़ में लोकल बनाम बाहरी का मसला काफी हावी रहा है और राजनीति में भी ये मसला केंद्र में रहा है। राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के साथ ही इस पर एक नए एंगल से सियासत शुरू हो गई है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा का समीकरण क्या है, कैसा है, आपको यह मालूम चल ही गया होगा। खबरों में हमने अब तक के घटनाक्रम का जिक्र कर ही दिया है, लेकिन हम आगे आपसे वह बातें बताएंगे जो पार्टी के अंदर चल रही है और लोग सवालों की शक्ल में पार्टी के अंदर और बाहर पूछ रहे हैं। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ियों का है, छत्तीसगढ़ियों के लिए है और छत्तीसगढ़ की अस्मिता और छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान का है। लेकिन लगता है छत्तीसगढ़ सरकार के इस स्लोगन पर ग्रहण सा लग गया है। बीजेपी नहीं, पार्टी के अंदर भी दबी जुबान पे यह सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार क्या प्रदेश में कांग्रेस में काबिल नेता नहीं है? क्या बाहरी नेताओं को हेलीकॉप्टर लैंडिंग कराना जरूरी है या फिर सिर्फ राजनीतिक नफा नुकसान के लिए छत्तीसगढ़िया मॉडल का उपयोग प्रदेश में किया जा रहा है? यह तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के बारे में नेताओं की, छत्तीसगढ़ के जितने भी नेता हैं उनकी उम्मीदों पर आलाकमान के फरमान ने पानी फेर दिया है। पहले यह दावा किया गया था कि दोनों सीट कांग्रेस के छत्तीसगढ़िया कार्यकर्ता और नेताओं के खाते में दोनों सीटें जाएंगी। बात जब दिल्ली पहुंची तो यह बात सामने आई कि एक सीट तो स्थानीय लोगों को जरूर नसीब होगी, लेकिन रविवार रात आई लिस्ट ने कांग्रेस के नेताओं पर वज्रपात सा कर दिया है। ऐसे में बीजेपी के सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़िया मॉडल को लेकर पूछे जा रहे सवाल, अमित जोगी की छत्तीसगढ़िया अस्मिता को लेकर ट्वीट पर घमासान छत्तीसगढ़ में बना हुआ है। पार्टी क्या सोचती है? पार्टी इस उथल पुथल के लिए किस तरह से शांत कर पाएगी और बीजेपी इसे क्या एक बड़ा चुनावी मुद्दा आगे बना पाएगी? इन तमाम विषयों पर सिलसिलेवार हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं।
मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ मौजूद है धनंजय जी, धनंजय सिंह ठाकुर जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। मेरे साथ मौजूद हैं श्रीचंद सुंदरानी जी, पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले मैं डॉक्टर अजय चंद्राकर जी के पास चलता हूं। चंद्राकर साहब, ये पार्टी के लिए जरूरी है या मजबूरी है? दूसरी बात यह है कि बीजेपी आक्रामक है, राजीव शुक्ला, रंजीता रंजन, ये दोनों को भेजा गया है। महिला बिल को लेकर हमने देखा कितनी एग्रेसिव रही हैं रंजीता जी। राजीव शुक्ला एक बड़ा नाम है, लगातार राज्यसभा में हम देखें एक्टिवनेस दोनों की है। सवाल बड़ा ये है कि नए लोगों को जब छत्तीसगढ़ से भेजा जाता है तो 2 साल तो उनको राज्यसभा की कार्रवाई समझने में ही लग जाता है। तो क्या छत्तीसगढ़ का बेहतर प्रतिनिधित्व हो यहाँ पर, इसलिए इन दोनों को भेजा गया है, या आला कमान के कहने पर केवल मजबूरी थी तो इनको दोनों को भेजना पड़ा? किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? बिल्कुल आदित्य जी, आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है। इसमें आप जिन बिंदुओं को रखे हैं ये वैचारिक मंथन का विषय है। देखिए, सामान्य रूप से, सैद्धांतिक रूप से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि छत्तीसगढ़ राज्य के जो विधायक हैं विधानसभा से छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधि भेजेंगे जो छत्तीसगढ़ का नेतृत्व भारत के उच्च सदन में, राज्यसभा में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे और छत्तीसगढ़ की समस्याओं को रखने में सफल होंगे। लेकिन आपका जो प्रश्न था कि राजीव जी अपने समय के बहुत ही लर्नेड पत्रकार रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, और दिल्ली में एलिट वर्ग को भी वो बिलोंग करते हैं और हाईकमान के भी काफ़ी करीबी हैं। और जिस तरह से भूमि अधिग्रहण बिल वाली बात रंजीत रंजन के आप जो संस्मरण यहाँ रखे वो काबिल तारीफ था। वो पार्लियामेंट लोकसभा में काफ़ी मुखर थी, योग्यता के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की बात थी। पिछला जैसा चुनाव हुआ था उसमें ठीक है, एक बौद्धिक व्यक्ति के रूप में या छत्तीसगढ़ के लीगल एक्टिविटी को देखने के लिए वहाँ रखने के लिए तुलसी जी का चयन किए, लेकिन दूसरी तरफ फूलोदेवी नेताम को भी तो आप रखे थे, तो एक कम से कम होता तो अच्छा होता। तीसरी बात इसमें आती है कि बात सही है कि जैसे अभी रविंद्र चौबे जी बोल रहे थे, छाया वर्मा जी के बदले में दूसरे प्रत्याशी शब्द का प्रयोग किए, इसका मतलब है कि आप छाया वर्मा जी को बदलना चाहते थे। और आपका जो प्रश्न है कि 2 साल तो उनको वहाँ के प्रोसीडिंग को ही सीखने में लग जाता है, तो आप एवरेज निकाल लीजिए आदित्य जी। छत्तीसगढ़ में चाहे लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, वो विद्याचरण जी का जमाना अलग था जब वो सबसे सीनियर लीडर होते थे, और जब वो पार्लियामेंट में खड़े होते थे तो खड़े होने के बाद ही, या संसदीय मंत्री जब वो होते थे या सूचना प्रसारण मंत्री होते थे, उनका इम्पैक्ट जो था। लेकिन आज जितने हम सुनते हैं वो अपने कार्यकाल में, लोकसभा में 5 साल का कार्यकाल या राज्यसभा में 6 साल का कार्यकाल, अगर वो डबल फिगर में भी क्वेश्चन करते होंगे तो ये रिकॉर्ड बतलाता है, डाटा बतलाता है कि उनको और मुखर होने की आवश्यकता थी। और कांग्रेस हाईकमान के पास में गुंजाइश कम है, क्योंकि लगभग बहुत कम स्टेट है उनके पास में। राजस्थान में भी वो अन्य प्रांतों के अपने नेताओं को प्रतिनिधित्व दे रही है। इसी तरह से बीजेपी भी, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि वित्त मंत्री सीतारमण जी कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि उनका होम स्टेट कह सकते हैं वो तमिलनाडु है। धनंजय जी, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी कह रही है अब दिखावा कर रहे थे छत्तीसगढ़ियावाद का, खुलासा भी हो गया है। किस किस की आवाज बंद करेंगे आप? आलाकमान का फैसला है, जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा। क्या जवाब है इस बात का कि छत्तीसगढ़िया की बात, छत्तीसगढ़िया अस्मिता की बात, छत्तीसगढ़ में 2 नेता नहीं ढूंढ पाए आप जिन्हें राज्यसभा भेज पाए? देखिए आदित्य जी, निश्चित तौर पर जो राज्यसभा के सदस्य जो होता है, अगर हम उस राज्यसभा सदस्य के प्रत्याशी चयन की हम चर्चा कर रहे हैं तो उसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखना होगा कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राजनीति के क्या समीकरण बैठते हैं, क्या समीकरण होते हैं, किस प्रकार के वहाँ पर प्रेजेंटेशन होता है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो राज्यसभा की 2 सीटें, आप कह रहे हैं कि पार्टी की लाइन है जी, ये आप कह रहे हैं कि पार्टी की लाइन है, क्योंकि कुलपति चयन का मुझे मुद्दा याद, इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय का, जब आप ही लोगों ने बात की थी कुलपति जो है वो स्थानीय होना चाहिए। बढ़िया सवाल आपने बीच में मुझे रोक के पूछा है। कुलपति चयन और राज्यसभा सदस्य चयन में दोनों चीजें भिन्नता है।
कुलपति चयन की जब हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो योग्य हमारे जो लोग हैं जिनको 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान दबा कर रखा गया था, उस दौरान आप देखेंगे जितने भी यहाँ के विश्वविद्यालय थे जहाँ पे कुलपति की नियुक्ति होनी थी, सभी जगह संघ समर्थित लोगों को बैठाने की कोशिश किया गया और उनको ही प्रोत्साहित किया गया, चाहे उत्तर प्रदेश से लाख किया गया हो, बिहार से लाख किया गया हो या झारखंड से लाख किया गया, अन्य प्रदेशों से लाख किया गया हो। तो स्वाभाविक सी बात है, हम जब कुलपति चयन की बात करते हैं, यहाँ की शिक्षा की बात करते हैं, तो हमें कुलपति के लिए अगर यहाँ योग्य व्यक्ति है तो उसमें चयन करने में हम आवाज़ उठाते हैं, इसमें किसी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य के लिए भी हमारे पास पर्याप्त उम्मीदवार थे, पर्याप्त दावेदार थे, दावेदारी करने में किसी का इतराज नहीं है, किसी को सारे लोगों ने दावेदारी किया है। लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं कि जब राज्यसभा सदस्य की आप चयन करने जा रहे हैं, प्रत्याशी चयन करें, उसमें पार्टी की लाइन भी कुछ होती है। तो स्वाभाविक सी बात है, दो लोगों को जो हमारे राज्य से तो नहीं है लेकिन राज्य के जो हमारी छत्तीसगढ़ महतारी है उनके सेवा करने का अवसर उनको हमारी पार्टी ने यहाँ पर दिया है। क्योंकि इसका बहुत बड़ा कारण आप समझिएगा आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में 9 सांसद हैं, 2 राज्यसभा सदस्य थे, एक रामविचार नेताम जी अभी उनके कार्यकाल समाप्त हुए लेकिन सरोज पांडे जी अभी मौजूद हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो 9 भाजपा के सांसद जिनको छत्तीसगढ़ जनता प्रतिनिधि चुना है, जो राज्यसभा के सदस्य में प्रतिनिधि मानते हैं, वो आज तक छत्तीसगढ़ के विषयों को केंद्र सरकार के सामने नहीं रख पाए। हमारे सांसद रखे और अभी हम जिनको चुनने जा रहे हैं वो भी लगातार इस बात को रखेंगे। यही तो भारतीय जनता पार्टी की पीड़ा है। पहली बार तो हुआ नहीं है, आपने भी बाहरी लोगों को प्रत्याशी बनाया है। कल जो 18 लोग की लिस्ट आई थी उसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका उस राज्य से कोई लेना देना नहीं है। राज्यसभा की परंपरा रही है ये कि बाहरी आदमी को भेजा जाता है। फिर अभी आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेसी नेताओं को तो बोरेबासी ही खाना चाहिए। जब आपका समीकरण दूसरे राज्यों के लिए अलग है, अपने नेताओं के लिए अलग है, तो कांग्रेस कर रही तो दिक्कत क्या है सुंदरानी जी? देखिए, निश्चित रूप से आपने निर्मला सीतारमण जी का नाम लिया और वो तमिलनाडु से आती हैं, कर्नाटक से जा रही हैं। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के पास उस पर्याप्त सीटें नहीं हैं, राज्यसभा में जाने की स्थिति नहीं है। निर्मला सीतारमण जी भारत देश की वित्त मंत्री हैं। ऐसे बहुत सारे नाम और मैं आपको, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, हमने जांगड़े जी को यहाँ से भेजा, लखीराम जी को भेजा, श्री गोपाल व्यास जी को भेजा, सरोज पांडे जी को भेजा, रामविचार नेताम जी को भेजा। कांग्रेस ने जिस समय एक राज्यसभा में मेंबर भेजना था, छाया वर्मा जी को भेजा। जब छाया वर्मा जी राज्यसभा में छत्तीसगढ़ की बात करती थी, छत्तीसगढ़ी में बात करती थी, तो मेरे जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी लगता था कि छत्तीसगढ़ की आवाज़ वहाँ पे है। केटीएस तुलसी बनने के बाद, क्या भूपेश बघेल जी का छत्तीसगढ़ मॉडल यही है? केटीएस तुलसी बनने के बाद एक बार वो छत्तीसगढ़ की यात्रा पे आए, एक बार उन्होंने छत्तीसगढ़ की बात राज्यसभा में उठाई। एक उदाहरण अगर धनंजय जी के पास है तो यहाँ पे रखें। और ये 2 लोगों की योग्यता पे मैं कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करता हूँ। वो भारत की राजनीति में वे एक अच्छे नाम रहे हैं, अच्छे योग्य हैं, मैं उनकी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करता। मोतीलाल वोरा जी छत्तीसगढ़ से जाते थे, हमने विरोध नहीं किया। हमने छाया वर्मा जी छत्तीसगढ़ से गई, हमने कभी विरोध नहीं किया। इनकी परिभाषा समय समय पे बदलती है। ये परदेसिया की भाषा ये करते हैं, ये छत्तीसगढ़ में रहने वालों को छत्तीसगढ़ का नहीं मानते, और आज ये पक्ष दे रहे हैं कि ये आके अब छत्तीसगढ़ की सेवा करेंगे। लेकिन जो लोग छत्तीसगढ़ की सेवा, छत्तीसगढ़ में पैदा हुए लोग, उन पे प्रश्न चिन्ह तो भूपेश बघेल जी, मैं तो सीधा सीधा आरोप लगाऊंगा, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए भूपेश बघेल जी ने केंद्र की कांग्रेस पार्टी के सामने घुटने टेके। छत्तीसगढ़ के हितों से, छत्तीसगढ़ के हितों के साथ खिलवाड़ भूपेश बघेल जी ने किया है। हम ये उम्मीद करते थे कि दोनों की दोनों सीटें राज्यसभा की छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलेगी, लेकिन दुर्भाग्य से एक भी नहीं। ये पूरा छत्तीसगढ़ पूछ रहा है, भूपेश बघेल जी आपका यही छत्तीसगढ़िया मॉडल है क्या? धनंजय सिंह ठाकुर बहुत अच्छे कैंडिडेट हो सकते थे, अजय साहू जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हो सकते थे, सुशील शुक्ला जी बहुत अच्छे कैंडिडेट हो सकते थे। ये सब लोगों को मौका कब मिलेगा धनंजय जी? आप लोग भी लगातार संघर्ष किए, मैंने तो देखा है आपको। 15 साल छोटा समय नहीं होता, ये 3.5 साल, 18.5 साल का संघर्ष है आपका, सुशील आनंद जी का, अजय साहू जी का। ये लोग कैपेबल नहीं थे? यहाँ के नेताओं में वो बात नहीं है कि आप राज्यसभा, जब आप इस डिबेट में अपनी पार्टी का पक्ष रख सकते हैं, तो क्या आप छत्तीसगढ़ की जनता के लिए राज्यसभा में पक्ष नहीं रख पाते? दिक्कत क्या है? केटीएस तुलसी का हमने परफॉर्मेंस देखा है। सुंदरानी जी इस बारे में कोई गलत नहीं बोल रहे हैं। क्या परफॉर्मेंस रहा? क्या छत्तीसगढ़ के लिए हित की बात की उन्होंने वहां पर? फूलो देवी ने बिल्कुल बात की, छाया वर्मा ने बिल्कुल बात की। केटीएस तुलसी जी का क्या योगदान है छत्तीसगढ़ के लिए? धनंजय सिंह ठाकुर जाते तो शायद बेहतर स्थिति होती। नहीं लगता धनंजय जी की मौका मिलना चाहिए था यहाँ के लोगों को?
आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया है कि जब आप केटीएस तुलसी के परफॉर्मेंस पर अगर सवाल उठा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने, तो आपको बता देना चाहता हूं, ये वही केटीएस तुलसी जी हैं जो कोरोना संकट काल में जब भाजपा के सांसद और राज्यसभा के सदस्य कहीं दुबके बैठे हुए थे ना, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए वेंटिलेटर से लेकर दवाई के लेकर सारी चीज़ों की व्यवस्था अपने संसाधन से किए थे। अपने संसाधन यानी कि जो उनकी निधि होती उससे कोई छत्तीसगढ़ के आज पहली बार सुनने को मिल रहा है। सुन लीजिए धनंजय जी, इतना बड़ा मजाक छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ मत करिए। मतलब भूपेश बघेल जी की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की, केटीएस तुलसी ने दिल्ली से भेजा आपके पास। अरे बाप रे, छत्तीसगढ़ का इतना मजाक मत बनाओ धनंजय ठाकुर जी। मैंने सच बोला सुंदरानी जी, मैं आदि जी मैंने सच बताया ना। सुंदरानी जी बहुत ज्यादा उत्तेजित क्यों हो गए, इसका कारण बताना चाहूंगा। उत्तेजित नहीं हुआ मैं तो, बड़ी मुझे हंसी आ रही है आपकी बात, हंसी आएगी ना आपको, क्योंकि आप तो कोरोना संकट काल में भी हंसते थे क्योंकि जनता को आप मदद नहीं कर पाए। क्योंकि भाजपा के जो 9 सांसद है, जो राज्यसभा सदस्य है, कोरोना संकट काल में छत्तीसगढ़ में कहीं नजर नहीं आए। वो जाके अपने फंड को कहां जमा करा दिए, पीएम केयर फंड में। ये अभी सुंदरानी जी ने बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि छाया वर्मा जी छत्तीसगढ़ी में राज्यसभा में बात करते हैं, पुलोदेवी नेताम जी बात करते हैं। हमने भाजपा के 9 सांसद जो छत्तीसगढ़ से हैं और उनके 2 जो राज्यसभा सदस्य हैं, उनको हमने कभी छत्तीसगढ़ी में लोकसभा या राज्यसभा में बात करते नहीं सुना है। आपको उसको वीडियो दिखा दीजिए अगर मैं गलत होता हूं तो। धनंजय जी, राजीव शुक्ला और ये चुनौती स्वीकार करता हूँ। दिखाइए संतोष पांडे जी दिखाइए। आपके नेताओं को तो छत्तीसगढ़ी बोलने नहीं आता, आपके नेताओं को तो छत्तीसगढ़ी बोलने नहीं आता, भाषण क्या देंगे? आपके नेताओं को छत्तीसगढ़ी बोलने नहीं आता, आपके नेताओं को बोलेबाजी खाने में शर्म आता है, आपके नेताओं को तो गोली चलाने में शर्म आता है, आपके नेताओं को तो होली मनाने में शर्म आता है, आपके नेताओं को तो बनाने में शर्म आता है। आप लोग तो दीनदयाल उपाध्याय की कथा सुनते हैं, कभी होली नहीं मनाते। आप लोग की पार्टी की नीति जो है छत्तीसगढ़ विरोधी है। धनंजय जी, लेकिन क्या केटीएस तुलसी कभी छत्तीसगढ़ में भाषण देते आपको सुनाई दिए? राजीव शुक्ला का कभी सुनाई देंगे? रंजीता रंजन जी कभी सुनाई देंगे? देखिए, सवाल इसलिए भी आपसे हो रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ संस्कृति और छत्तीसगढ़ की अस्मिता की बात आपने शुरू की और इसमें कोई दो राय नहीं कि आज छत्तीसगढ़ में जो भी शख्स रहता है उसे गर्व होता है कि वो छत्तीसगढ़िया है। अधिकारी छत्तीसगढ़ी बोलना सीख रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, सुंदरानी जी गर्व कर रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहा है कि आखिर ये मामला टर्न कहां से हो गया। मुझे बहुत अच्छे से याद है, सीएम साहब की चलती या आपके पार्टी की चलती यहाँ लोकल लेवल में, तो वो बिल्कुल चाहती कि कम से कम एक शख्स यहां से कांग्रेस में राज्यसभा का उम्मीदवार बने। मैं फिर वही कह रहा हूं कि इतने कार्यकर्ता, इतने नेता हैं, क्या कमी है छत्तीसगढ़ में, या आप ये मानते कि उनसे बेहतर यहाँ के नेता नहीं कर पाते इसलिए बाहर के लोगों को बुलाया गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। और मुझे तो सुंदरानी जी आज जो गर्व महसूस कर रहे हैं ना, इसका श्रेय तो मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को दूंगा, कांग्रेस शासनकाल को दूंगा। 15 साल में कभी सुंदरानी जी ने छत्तीसगढ़ी तीज त्योहार की बात नहीं कहेंगे। वो विधायक थे, वो भी नेता है भाजपा के, लेकिन कभी वो कभी वो वहां पे जाके गोवर्धन पूजा में शामिल नहीं होंगे। ये जरूर वहां शामिल होते थे जहां दीनदयाल उपाध्याय की कथा ये लोग सुनते थे, ये वहां शामिल होते थे जहां क्रेडिट आपको दे रहे हैं ना, नहीं गए आपको। अगर सुंदरानी जी हमने छत्तीसगढ़ के लोगों को भेजा है, भूपेश बघेल जी को जाता है। छत्तीसगढ़ करते, छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करते हैं और छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा करते। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के किसी नेताओं को जो भाजपा के हैं उसको इस लायक नहीं समझा कि दूसरे प्रदेश को राज्यसभा भेजा जाए। क्योंकि जब कर्नाटक से वित्त मंत्री जी सीतारमण जा सकती है तो क्यों नहीं छत्तीसगढ़ के बाहर से यहाँ के नेता अगर कर्नाटक में सीतारमण जी जा सकती है तो छत्तीसगढ़ के भाजपा नेताओं को उनके केंद्रीय नेतृत्व ने दूसरे राज्य से क्यों नहीं भेजा? इसका जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए इसका। आप क्या छत्तीसगढ़ में एक भाजपा नेता नहीं है जिनको इनको केंद्रीय नेतृत्व दूसरे राज्य से भेजे, जब सीतारमण जी को कर्नाटक से भेजा था? जवाब तो अजय चंद्राकर जी, ये जो स्थिति जो नजर आ रही है इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, उम्मीद वहीं बनती है जहां उम्मीद की बात की जाती है। निश्चित तौर पर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और बिल्कुल सच्चाई यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जब सत्ता संभाली उसके बाद से छत्तीसगढ़ी तीज त्योहारों को, छत्तीसगढ़ी अस्मिता की, छत्तीसगढ़वाद की, लोग छत्तीसगढ़ी बोलना सीख रहे हैं, जो बोलने में पहले जिन्हें शर्म आती थी। मैं धनंजय जी आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन मैं आ रहा हूं आपके पास, सुना जी, मैं आ रहा हूं।
अजय चंद्राकर जी, तो इसमें ये उम्मीद भी इसीलिए है कि अगर यहां से एक आदमी जाता, कोई छत्तीसगढ़ का शख्स जाता, तो शायद छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर होती। ऐसा नहीं लगता कि ये बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया भारतीय जनता पार्टी को, और खासतौर से सोशल मीडिया में जो लोग एक्टिव रहते हैं उनके लिए, क्या यही छत्तीसगढ़वाद है? क्या यही छत्तीसगढ़ अस्मिता की बात है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न है आपका। देखिए, राज्यसभा में मान लो दोनों प्रत्याशी भी छत्तीसगढ़ से ही जाते, तो राज्यसभा में तो पार्टी लाइन के अनुसार ही उनको काम करना है। जो काम राजीव शुक्ला जी और रंजीता रंजन जी करेंगी वो भी पार्टी लाइन के ऊपर ही करेंगी। तो छत्तीसगढ़ का प्रत्याशी होता तो ज़्यादा अच्छा है। इसी परिचर्चा में यह भी बात आई कि धनंजय जैसे युवा लोगों का जिंदगी भर दरी उठाते रहे, इनका 18 साल 20 साल इनका एज निकल गया, तो क्या ये यही करते रहेंगे? शायद धनंजय जी बेटर कैंडिडेट थे, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ की चीजों को समझते हैं, छत्तीसगढ़ की नब्ज को समझते हैं। सिंबल के रूप में धनंजय जी हों या सुशील शुक्ला जी हों या फिर अजय साहू जी हों या फिर शैलेश नितिन त्रिवेदी जी हों, लेकिन ये सिंबल के रूप में, लेकिन पार्टी लाइन में ही रहना है। लेकिन छत्तीसगढ़ से संबंधित विषयों को ये उठाते, मान लो ये लोग, चलो आज तक पार्लियामेंट में कोई भी नहीं उठा पाए और हम लोग बार बार आपके जैसे प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से उठाते रहे, छत्तीसगढ़ के इकोनॉमी को बूम करना है, और शायद सुंदरानी जी समर्थन करेंगे क्योंकि ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगर ये महासमुंद से आप सरायपाली होते हुए सिर्फ संबलपुर तक रेलवे लाइन को करवा दिए रहते, तो यहाँ की इकोनॉमी इतनी तेजी से द्रुत गति से बढ़ती। एक उड़ीसा राज्य, पश्चिम बंगाल, वो तो जा रहे, लेकिन आप संबलपुर से छत्तीसगढ़ महासमुंद तक जोड़ देते, आज तक कोई प्रश्न ही नहीं उठाता। सुंदरानी जी, इतने सारे सांसद हैं, 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ था, 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था, जो जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया था, 11 में से 9 सांसद आपके भी तो चुन के दिए थे। क्या पार्टिसिपेशन रहा राज्यसभा में, लोकसभा में? ऐसा नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है? नेशनल लेवल पे जो मुद्दे उठने चाहिए छत्तीसगढ़ के नहीं उठ पा रहे, शायद इसलिए कांग्रेस ने बाहर के लोगों को लाया कि कम से कम वो एग्रेशन तो दिखेगा राज्यसभा में, कम से कम बातें तो रख पाएंगे अपनी राज्यसभा में। आदित्य जी, हमारे सांसदों के प्रयास से 9,300 करोड़ रुपए की सड़कें आके यहाँ पे लोकार्पण और भूमि पूजन आके नितिन गडकरी करते हैं, तो इनका क्रेडिट सांसदों को जाता है। 2 साल के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए की छत्तीसगढ़ के लिए सड़कें बनाने की बात करते हैं। विशाखापट्टनम तक जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, अगर वो 3 घंटे की दूरी कम करेगा तो कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के सांसदों की भूमिका है। दिल्ली में 11 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत छत्तीसगढ़ में पैसा आता है, भूपेश बघेल जी उस पैसे को वापस कर देते हैं। चाहे मनरेगा की बात हो, हर मुद्दे पे उसके लिए तो बात करना चाहिए ना सुंदरानी जी। जीएसटी के पैसे रुके हुए हैं, तमाम 37 से 40 हजार करोड़ की बात रूटीन में पैसा आता है। आदित्य जी इसमें कहीं सरकार ने किसी एक राज्य का पैसा नहीं रोका, वो जीएसटी का पैसा रिकवरी आता है, उसके बाद दूसरे महीने में बढ़ता है। ये उसको आधार बनाते हैं, सिर्फ झूठा आरोप लगाते हैं, केंद्र को बदनाम करते हैं, मोदी जी की सरकार को बदनाम करते हैं। लेकिन आज इनको जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब के कटघरे में ये खड़े हैं कि आज छत्तीसगढ़ मॉडल इनका क्या है। छत्तीसगढ़ से क्या इनके पास कोई योग्य व्यक्ति नहीं था। छत्तीसगढ़ का कोई साधारण व्यक्ति भी जाता तो वो राष्ट्रीय नेताओं की श्रेणी में खड़ा होता। स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी छत्तीसगढ़ की पहचान पूरे विश्व में थे, पूरे देश में थे। हम भी चाहते थे कि छत्तीसगढ़ के कोई ऐसे नेताओं को भेजा जाए जो छत्तीसगढ़ का नाम जाके दिल्ली में रोशन करे और पूरे देश के नेता बने। देखिए, अभी सुंदरानी जी ने कहा कि उनके सांसदों ने क्या किया। अभी कल ही की खबर आप पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के कोरोना काल में 87 ट्रेन बंद थे, कल अभी 40 ट्रेन और बंद है। कल भाजपा के सांसद अरुण साहू जी, विजय बघेल जी, सरोज पांडे जी और संतोष पांडे जी गए थे सरकार के पास ट्रेन को शुरू करने के, उल्टे पार लौट आए। इनकी तो बात सुनी ही नहीं जाती है, जो भी बात करते हैं छत्तीसगढ़ भीतर करते हैं। खबर देखिए कल का ना, तो ये भाजपा के जो 9 सांसद, मैंने कहा ना, ये मोदी जी और शाह जी की चाटुकारिता के अलावा इनको कुछ आता नहीं है। मैं तो आपसे कह रहा हूं ना, हमारे दोनों सांसद जो छत्तीसगढ़ के 3 सांसद लगातार वहां बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे थे डेवलपमेंट की, ये बात कर रहे थे जीएसटी के पैसे की। आपने जो सवाल नहीं, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं ना, हमारे 4 सांसद ट्रेनें चालू नहीं करा पाए, उल्टे पार भाग गए डर के मारे। अरे कोई उल्टे पार नहीं भागे। अरे आपको क्या पता, कोयला भेजेंगे, कोयले से मुनाफा मिलेगा,
वहाँ से, आपके 9 सांसद को तो इस्तीफा देना था। आप तो पहले अरे आपके सांसदों का बयान है, आपके 9 सांसदों को वहीं इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आप छत्तीसगढ़ के विषय में बात नहीं कर सकते, किस बात के सांसद हैं? ठीक, तो देखिए ये तो लगातार चर्चा परिचर्चा चलते रहेगी कि आखिर छत्तीसगढ़िया वाद कांग्रेस का गया कहां, क्योंकि कहीं ना कहीं बैठे बिठाए एक मुद्दा निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी को मिल चुका है। जवाब निश्चित तौर पर कांग्रेस से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़िया वाद, छत्तीसगढ़ की अस्मिता की बात 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद ही शुरू हुई थी। ऐसे में ये दो नए जो सांसद, क्योंकि चुना जाना तय है, कोई कंपटीशन है नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं है। दोनों, रंजीता की मैं बात करूं या मैं राजीव जी की बात करूं, दोनों ही राज्यसभा के लिए कल दोपहर में चुन लिए भी जाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि छत्तीसगढ़ की जनता की बात क्या ये दोनों सांसद राज्यसभा में उठा पाएंगे या नहीं, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल किसी और मुद्दे पर आपसे चर्चा होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।